ये कहानी है मेघालय के एक छोटे से गांव की, जो घने बादलों की गोद में बसा हुआ था। वहां हर समय मानो बरसात का ही राज चलता था। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हर थोड़ी देर में आसमान से चमकती बिजली पूरे गांव को पल भर के लिए उजाले में बदल देती। उधर तूफानी हवाएं इतनी प्रचंड थीं कि वे सदियों पुराने वृक्षों की टहनियों को भी झकझोरकर जमीन पर गिरा दे रही थीं। उसी गांव के बीच एक छोटा सा किराए का घर था, जहां मंगल अपनी पत्नी सविता और 10 साल की बेटी वर्षा के साथ जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना कर रहा था। छत से टपकती बारिश की बूंदें और दीवारों की सीलन उनकी गरीबी का राज खोल देती। ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। इस तेज बारिश के कारण आपको कोई काम भी नहीं मिलेगा। अब ना हमारे पास पैसे बचे हैं और ना ही पेट भरने को रोटी। समझ नहीं आता क्या करें। हाँ सविता, लगता है जैसे ये बारिश हमारे सब्र की परीक्षा ले रही हो। ऐसे हालात में काम की उम्मीद भी बेकार है। अब तो हमारे पास घर के मालिक को देने के लिए किराया भी नहीं बचा। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो हमें इस घर से भी बेघर होना पड़ सकता है। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया, मानो कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। इतनी देर रात, वो भी बारिश में, पता नहीं कौन आया होगा जी। घबराओ मत सविता, चलो मैं देखता हूँ कि कौन है। मंगल ने धीरे से दरवाजा खोला और सामने वही मकान मालिक गुस्से से तमतमाता हुआ खड़ा था। फिर वो बोला, अरे मंगल, आज महीने का आखिरी दिन है, किराया कब देगा है? आप तो जानते ही हैं मालिक, कई दिनों से बारिश थमी ही नहीं है। इसी वजह से मुझे कोई काम देने को तैयार नहीं और हालात बेहद खराब हैं। इस बार किराया देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने पहले ही कह दिया था रे तुझसे, देर हुई तो समझ लेना घर खाली करना पड़ेगा। मालिक जी, थोड़े दिन की मोहलत तो दे दीजिए। जैसे ही इन्हें कुछ काम मिलेगा सब चुका देंगे। मुझे बेवकूफ समझ रखा है तुम लोगों ने। किराया नहीं है हैं? और मुझसे कहते हो मोहलत दो। जब पैसे नहीं हैं तो अभी इसी वक्त घर खाली करो। मालिक, ऐसी जबरदस्ती मत कीजिए। हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे और बाहर तेज बारिश भी तो हो रही है। बारिश हो या तूफान, मुझे क्या है? मुझे तो मेरे पैसे से मतलब है। अगर 5 मिनट में तुम लोग बाहर नहीं निकले तो याद रखना, मैं खुद तुम्हारा सामान सड़क पर फेंक दूंगा। सविता की आंखें आंसुओं से भर आईं। मंगल का कलेजा जैसे टूट गया, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। ना चाहते हुए भी उन्हें वो घर खाली करना पड़ा। अब हम कहाँ सिर छुपाएं? रात भी डराने लगी है और ये बारिश रुकने को तैयार ही नहीं। यदि ऐसे ही भीगते रहे तो वर्षा की तबीयत खराब हो जाएगी। आप कुछ करिए ना जी। ठीक है सविता, मैं कुछ करता हूँ। मंगल ने बैलगाड़ी तैयार की और तीनों ने मिलकर सरपंच के घर की राह पकड़ ली, जो उनके गांव से लगभग 4-5 कोस दूर था। कीचड़ से लथपथ रास्ते पर बैलों के खुर पड़ते ही छप छप की आवाज गूंज उठती। कभी कभी तेज चमक आसमान में फैलती और कुछ क्षण बाद गर्जना पूरे वातावरण को हिला देती। किधर जा रहे हैं हम जी? आप बताते क्यों नहीं? घबराओ मत सविता, बस आगे सरपंच साहब का घर है। थोड़ा डर लग रहा है पर उम्मीद है सब ठीक होगा। वर्षा सहमी हुई अपनी माँ से चिपक कर बैठी थी। डर मत बेटी। सविता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमने बरसों उनकी गौशाला संभाली है बेटी। सरपंच जी हमें निराश नहीं करेंगे। उन्होंने हमेशा हमारी मदद करी है। इस बार भी वो हमारी मुश्किल जरूर समझेंगे। पिताजी, यह बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर रास्ता पूरा दलदल बन गया तो बैलगाड़ी कैसे चलेगी? डरने से हालात नहीं बदलते बेटी, हिम्मत रखो। मुश्किल रास्ते ही हमें मंजिल तक पहुंचने का सबक देते हैं। भगवान पर भरोसा रखो और कदम बढ़ाते रहो। करीब 1 घंटा गुजर चुका था। हवा अब हड्डियों तक को चीर देने वाली ठंड लेकर बह रही थी। बारिश की बूंदें चेहरों पर चाबुक सी पड़ रही थी। तभी बैलगाड़ी की धीमी रफ्तार अचानक थम सी गई। रास्ते के किनारे धुंध और अंधेरे के बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे। बाल माथे पर चिपक आए थे और आंखों में किसी गहरी थकान की परछाई थी। वो बिना हिले डुले चुपचाप खड़ी थी, मानो किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हो या शायद किसी का इंतजार। जी सुनिए,
इतनी रात को इस वीरान जंगल में वो बूढ़ी औरत अकेले क्यों खड़ी है? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। हाँ सविता, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, लेकिन हो सकता है वो मुसीबत में हो। मैं जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। मंगल ने भारी मन से बैलगाड़ी का पायदान पकड़ा और उतर गया। उसके कदम जैसे जैसे उस बूढ़ी औरत के करीब बढ़ रहे थे, हवा की सिसकती हुई आवाज उसके कानों में किसी अनजानी चेतावनी की तरह गूंजने लगी, मानो अंधेरा उसे रोक रहा हो या फिर आगोश में खींच रहा हो। अम्मा जी, इस वक्त और इस बारिश में यहाँ अकेले क्या कर रही हैं आप? कोई मदद चाहिए क्या? वो बूढ़ी औरत कुछ पल तक उसे बिना पलक झपकाए घूरती रही। उसकी आंखों में सिर्फ नमी नहीं, बल्कि एक भयावह अंधेरा भी तैर रहा था, मानो कोई खौफनाक राज छुपा हो। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं, फिर वो हल्के से कांपी और बेहद धीमी सिहरन पैदा कर देने वाली आत्मा जैसी आवाज में बोली, बेटा, उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा सब खत्म कर दिया। घर, परिवार, कोई नहीं बचा। लोग कहते हैं वो एक हादसा था, पर मैं जानती हूँ वो कुछ और था। अब बस उम्मीद है शायद कोई गुजरता इंसान मुझे सुन ले और मदद कर दे। अम्मा, हमें हमारे मकान मालिक ने बेघर कर दिया है, इसीलिए हम सरपंच साहब के पास मदद मांगने जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चलिए। इस सुनसान रास्ते पर अकेले रहना ठीक नहीं है, आपको खतरा भी हो सकता है। सरपंच का नाम सुनकर उस बूढ़ी की आंखें चमक उठी, मानो वो किसी भी तरह सरपंच तक पहुंच जाना चाहती हो। वो तुरंत हाथ जोड़कर बोली, अरे बेटा, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। तुमने मेरा साथ दिया, लगता है ऊपर वाले ने ही तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। मंगल ने जैसे ही उसका हाथ थामा, एक ठिठुरन सी बदन में दौड़ गई। फिर भी कांपते हुए उसने उसे बैलगाड़ी पर बैठा दिया। मगर सविता की खामोशी अभी भी नहीं टूटी। उसकी आंखें बस उसी पर टिकी थी। जी, मुझे न जाने क्यों कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। हम उसे जानते भी नहीं। ऐसी बारिश में किसी अजनबी पर भरोसा करना सही होगा? सविता, वो भी हमारी ही तरह मुसीबतों से घिरी हुई है। अब उसके पास भी कोई सहारा नहीं बचा। अगर हम ही उसकी मदद ना करें तो फिर इंसान होने का मतलब ही क्या है? शायद भगवान ने हमें इसलिए संभाल कर रखा है ताकि हम किसी और की डगमगाती जिंदगी का सहारा बन सकें। रात के सन्नाटे में बैलगाड़ी की घन घन आवाज के साथ सफर आगे बढ़ता रहा। अब उसमें मंगल, सविता और उनकी बेटी वर्षा के अलावा वो अनजान बूढ़ी भी जुड़ गई। अब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या अनहोनी उनका इंतजार कर रही है। तभी रास्ते में अचानक एक बड़ा पेड़ चरमराहट की तेज आवाज के साथ गिर पड़ा। बैलगाड़ी की लगाम खींचते हुए मंगल ने उसे रोक लिया। सबके दिल जोर से धड़क उठे। अरे बाप रे, पहले ही हम इतनी मुसीबतों से गुजर रहे थे, ऊपर से ये पेड़ और गिर गया। अब क्या होगा जी? मंगल ने आसमान की ओर देखते हुए थकी सी आवाज में कहा, एक तरफ ये काली रात, ऊपर से ये बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही, और अब ये पेड़ भी बीच रास्ते आकर गिर पड़ा। मानो किस्मत आज हमें चैन की एक सांस भी नहीं लेने देना चाहती। मंगल इसे हटाने का तरीका सोच ही रहा था, तभी अचानक बारिश और भी तेज हो गई। हवा ऐसी चीखने लगी जैसे किसी को चेतावनी दे रही हो। पेड़ पूरी तरह रास्ता बंद कर चुका था। अब पीछे जाना भी नामुमकिन था। मंगल ने चारों तरफ नजर घुमाई। कुछ ही दूरी पर एक पुरानी जर्जर सी हवेली दिख रही थी, जिसकी टूटी खिड़कियां हवा में लगातार चरमराती और टिमटिमाती बिजली उसकी काली दीवारों को और डरावना बना देती। सुनते हो जी, ये वही हवेली तो नहीं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि रात को वहाँ कुछ अनहोनी सी आवाजें गूंजती हैं? हाँ सविता, ये वही पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं जो वहाँ जाता है वापस नहीं आता। वहाँ रात के बाद सिर्फ परछाइयाँ चलती हैं। हम किसी और रास्ते से जाएंगे। अचानक उस बूढ़ी ने खामोशी भंग की और बोली, बेटा, इस मूसलाधार बारिश में सरपंच के गांव तक पहुंचना नामुमकिन है। तुम्हारे ये बैल भी अब जवाब दे देंगे। हवेली पास ही है, क्यों ना हम इस हवेली में रात गुजार लें? सुबह मौसम साफ होते ही आगे बढ़ जाना। नहीं, मैं उस हवेली में एक कदम भी नहीं रखूंगी। मंगल जी, पागल मत बनो, वहाँ जाना ठीक नहीं। लोग कहते हैं उस जगह पर भटकती आत्माएं रहती हैं। चाहे सच हो या अफवाह, लेकिन रात बिताने के लिए वो हवेली कतई सुरक्षित नहीं है। बेटा, ये सब मन का डर है।
आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। अगर तुम्हारी हिम्मत जवाब दे रही है तो तुम सरपंच के गांव निकल जाओ, लेकिन मेरी बूढ़ी हड्डियां अब और सफ़र नहीं कर पाएंगी। मैं तो इसी हवेली में रुक जाऊंगी। बूढ़ी औरत की हर बात से साफ झलक रहा था कि वो किसी भी तरह मंगल और उसके परिवार को हवेली के अंदर ले जाना चाहती हो। सविता, सोचो अगर हम इसे अकेला छोड़कर चले गए तो ये यहीं इसी अंधेरे में दम तोड़ देगी। इसकी हालत देखो, कोई सहारा नहीं, कोई अपना नहीं। तुम ही बताओ, इंसानियत इसी में है कि हम इसे साथ ले चलें या इसे अपनी किस्मत के सहारे यूं ही मरने के लिए छोड़ दें। ये बोलकर मंगल कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। एक तरफ उस बूढ़ी औरत को यूं अकेला छोड़ देने का ख्याल उसे अंदर से कचोट रहा था, तो दूसरी तरफ उस डरावनी हवेली में कदम रखना किसी अनजाने खतरे को न्योता देने जैसा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सही फैसला आखिर क्या होगा। वर्षा के पापा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, चलो देखते हैं। बैलगाड़ी धीरे धीरे हवेली के विशाल फाटक तक पहुंची। जंग लगा लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था और हवा के हर झोंके पर हिल रहा था। वर्षा के पापा, पता नहीं क्यों पर मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, मानो किसी की नज़र हम पर टिकी हो। चुप हो जाओ सविता, नहीं तो वर्षा और घबरा जाएगी। बस किसी तरह ये रात गुजर जाए, सुबह होते ही यहाँ से निकल पड़ेंगे। बूढ़ी सबसे आगे चली। उसकी निगाहें हवेली के हर कोने को ऐसे टटोल रही थी मानो वो इस जगह के हर रहस्य से वाकिफ हों। मंगल जी, ये औरत इस हवेली को इतनी गौर से क्यों निहार रही है? मानो इसे यहाँ का हर कोना पत्थर पहले से पता हो। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं सविता, यकीन से कुछ नहीं कह सकता, मगर इस बूढ़ी में कुछ तो ऐसा है जो हमें नजर नहीं आ रहा। रात धीरे धीरे और भयानक होती जा रही थी। वे चारों हवेली के एक पुराने कमरे में बैठ गए। मंगल ने बैग से कुछ लकड़ियां निकाली और आग जला दी ताकि थोड़ी रोशनी और गर्मी मिल सके। टिमटिमाती आग की रोशनी दीवारों पर फैलने लगी और अचानक सामने एक ग्लीसी पेंटिंग साफ दिखाई देने लगी। उसमें एक जमींदार और उसका परिवार खड़ा था, लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि पेंटिंग में खड़ी एक औरत बिल्कुल उसी बुढ़िया जैसी दिख रही थी जो चुपचाप अभी उनके बीच बैठी थी। पेंटिंग देखते ही सविता और वर्षा सहम गईं। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। कांपती आवाज में मंगल ने कहा, तुम आखिर हो कौन? हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी बूढ़ी उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे से थकान गायब हो गई और एक डरावना क्रोध उभर आया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलने लगी। मैंने कहा था ना, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे और मेरे परिवार को निर्दयता से मार दिया गया था। इस हवेली की दीवारों ने हमारी चीखें सुनी थी, हमारी मौत देखी थी। मैंने तुम्हें फंसाया है ताकि मैं तुम्हें यहां तक ले आऊं। अब तुम यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। अचानक आग की लौ फड़फड़ाई और अगले ही पल पूरी तरह बुझ गई। कमरा काले अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ से अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। उसी क्षण उसका शरीर हवा में उठने लगा। जहां उसका चेहरा था, अब बस एक काली बिना आकृति वाली भयानक परछाई थी जो झपटने के लिए तैयार खड़ी थी। अरे मंगल जी, ये सब क्या हो रहा है? ये औरत कौन है? हमें यहाँ से ले चलो। मुझे भी नहीं पता, पर वो इंसान नहीं, एक भटकती आत्मा हमारे सामने खड़ी है। वो हमें पकड़ने आ रही है। पिताजी, चलो हम यहाँ से भाग चलें। वर्षा की बात सुनते ही तीनों घबराकर दरवाजे की ओर भागे, लेकिन तभी पीछे से उस आत्मा की ठंडी रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी फूटी। भाग कर कहाँ जाओगे? ये हवेली छोड़कर जाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। भागो, जितना भाग सकते हो भागो, लेकिन याद रखना, इस हवेली की दीवारें तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेंगी। शायद वो आत्मा पीछे रह गई। भगवान का शुक्र है कि हम किसी तरह बचकर निकल आए। हाँ, तुम सही कह रही हो। सोच कर ही डर लगता है। भगवान ने बचा लिया, वरना न जाने क्या हो जाता। कठिन सफर के बाद वे सरपंच के घर पहुंचे। मंगल ने कांपते हुए दरवाजा खटखटाया और आवाज दी।
अरे सरपंच साहब, दरवाजा खोलिए, हमारी मदद कीजिए। अरे सरपंच साहब, दरवाजा खोलिए, हमारी मदद कीजिए। अरे इतनी रात गए बाहर कौन चीख पुकार मचा रहा है? इस वक्त दरवाजा खोलना ठीक नहीं होगा जी। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर किसी पर सच में मुसीबत आ पड़ी है तो हम यूं चुप कैसे रह सकते हैं? हमें दरवाजा तो खोलना ही होगा। सरपंच ने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखते ही उसे अंधेरे में मंगल का परिवार डरा सहमा खड़ा दिखाई दिया, मानो किसी आसरे की तलाश में हो। वे सब गीले कपड़ों में घबराए खड़े थे। मंगल, इस भयंकर बारिश में और वो भी आधी रात को, सब ठीक तो है? तुम्हारी बेटी तो ठंड से कांप रही है। बेटा अंदर जाओ, गर्मी मिल जाएगी। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। सविता ने वर्षा का हाथ थामा और उसे लेकर सरपंच के घर के अंदर चली गई। सरपंच साहब, मकान मालिक ने बिना कुछ सोचे समझे हमें आधी रात को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, इसलिए आपकी शरण में कुछ मदद मांगने आए हैं। अरे मंगल, तुम्हारी हालत देखकर दुख तो हो रहा है, पर मेरे पास भी जगह कम है। हाँ, इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हें एक बेहतर जगह का सहारा बता दूं। सरपंच साहब, कौन सी जगह? आप बताइए, अब तो कोई भी सहारा चलेगा। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है, वो हमारे ही खानदान की संपत्ति है। अगर तुम चाहो तो फिलहाल वहीं ठहर सकते हो। सरपंच के मुंह से हवेली की बात सुनते ही मंगल सहम गया। नहीं नहीं सरपंच साहब, हम अभी उसी हवेली से होकर आए। हमारी हालत आप देख ही रहे हैं। ठंड में कांप कर मर जाना मंजूर है, पर मगर उस दहशत भरी हवेली में कदम भी नहीं रखेंगे। अरे मंगल, बात को घुमाओ मत, स्पष्ट करो आखिर बात क्या है। हम यहाँ पहुंच ही रहे थे कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने हमें बहलाकर हवेली तक पहुंचा दिया। लेकिन सरपंच जी, वो इंसान नहीं था, वो तो भटकती आत्मा निकली। बड़ी मुश्किल से हम अपनी जान बचाकर वहां से भागे और किसी तरह यहाँ पहुंच पाए। बचपन से ही गांव वाले हवेली की कहानियां सुना सुनाकर मुझे वहां जाने से रोकते हैं। कहते हैं कि वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। लेकिन अब बस, मैं अब बच्चा नहीं हूं, डर कर कोने में नहीं बैठूंगा। आज मैं उस हवेली में जाऊंगा और अगर सच में वहां कोई आत्मा है तो सामने आए और मेरा सामना करे। सरपंच जी, आप बात समझ नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी हवेली कोई यूं ही खाली नहीं छोड़ देता। वहां जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसे सब छुपा रहे हैं। मंगल, अब बहुत हो गया। डर से भागते भागते जिंदगी बीत जाएगी। मैं अभी ही गांव के तांत्रिक त्रिलोकनाथ को बुलाता हूँ। हवेली में चाहे भूत हो या कोई श्राप, आज ही सारा सच सामने आ जाएगा। कुछ ही देर में सरपंच तांत्रिक त्रिलोकनाथ को लेकर वापस लौट आया। सबने तुरंत बैलगाड़ी में जगह ली और सफर शुरू हुआ। बैलगाड़ी अंधेरे सुनसान जंगल के रास्ते पर धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी। सरपंच के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी, पर एक डर भी। आखिरकार वे हवेली के उस पुराने भारी लोहे के फाटक के सामने जा पहुंचे, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। सरपंच साहब, आप समझिए, अब भी बच सकते हैं हम। अभी भी वक्त है, चलिए वापस लौट चलते हैं। डर क्यों रहा है मंगल? मेरी विद्या के सामने कोई भी आत्मा नहीं टिक पाती। चलो देखो आज मैं उसे कैसे उसके असली ठिकाने पहुंचाता हूँ। त्रिलोकनाथ की आवाज में अचानक गंभीरता उतर आई। और साथ ही मुझे इस हवेली के पीछे छुपी असली कहानी भी जाननी है, क्योंकि कोई आत्मा तभी बेकाबू भटकती है जब उसके साथ अन्याय हुआ हो, जब उसके हक छीने गए हों। मंगल ने घबराकर पूछा, मतलब ये कि जो आत्मा अंदर है वो सिर्फ डराने के लिए नहीं आई, वो बदले की आग में जल रही है और बदला लिए बिना वो नहीं रुकेगा। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, सरपंच अंधेरे की ओर घूरकर गुस्से में चिल्लाया, कहाँ छुपी है रे तू? सामने आ, आज तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। कई सालों से मेरी हवेली पर कब्जा जमाए बैठी है ना, अब देख तेरा अंत शुरू हो चुका है। सरपंच के इतना कहते ही अचानक चारों तरफ काला धुआं घूमने लगा। धुएं के बीचों बीच वही बूढ़ी आत्मा धीरे धीरे आकार लेने लगी। उसकी आवाज गहरी, रूह कपाने वाली। अच्छा,
इतने सालों बाद खुद चलकर मेरे सामने आ गया तो आज तेरा हिसाब पूरा होगा। उसकी लाल आंखें सरपंच को चीरती हुई घूरने लगी। आज मैं तुझे इस हवेली से निकालने आया हूँ। सीधे सीधे यहाँ से दफा हो जा, वरना अभी इस तांत्रिक से कहकर तुझे भस्म करवा दूंगा। और सुन, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों इतने सालों से मेरी हवेली पर कब्जा जमाए बैठे हो? बिगाड़ा? तू पूछता है तूने मेरा क्या बिगाड़ा? मैं बताती हूँ। मेरे परिवार ने तेरे पूर्वजों से कर्ज लिया था। सोचा था मेहनत करके चुका देंगे, लेकिन कर्ज चुकाने की जगह वो और बढ़ाते गए और मुझे उनके घर काम करने को मजबूर किया गया। भूख से तड़पते थे हम, ना पेट भर खाना मिलता, ना इंसान की तरह बर्ताव। एक दिन तेरे उन नीच पूर्वजों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया, हत्या का। हत्या के इल्जाम में मुझे जेल में फांसी दे दी गई। मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी मेरे परिवार को मुझे बचाने के विरोध की सजा दी गई। भूत दर्द के साथ चिल्लाया। मेरे पति, मेरे बच्चे, उन्हें हवेली की नींव में जिंदा दफना दिया गया। हमारी आत्माएं यहाँ कैद हैं क्योंकि हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। भूत ने सरपंच पर लाल आंखें टिकाईं। और तू उसी खून का वारिस है और आज तुम खुद मेरे पास चलकर आए हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही भूत सरपंच की तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन उसी पल तांत्रिक त्रिलोकनाथ आगे कूद आया। वो गरज उठा, रुक जा दुष्ट आत्मा। उसने आंखें बंद करके तेज स्वर में मंत्रोच्चार शुरू किया। मंत्र की ध्वनि हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अचानक भूत का शरीर काले धुएं में बदलकर चारों ओर बिखर गया। एक दर्द भरी चीख और पल भर में हवेली शांत। लेकिन वो शांति स्थायी नहीं थी। फिर त्रिलोकनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, ये आत्मा अभी गई नहीं, बस कुछ क्षण के लिए दब गई है। तभी सरपंच डर से कांपती आवाज में बोला, त्रिलोकनाथ, अब सब तुम पर निर्भर है। बता, इस भटकी हुई आत्मा को मुक्त करने का उपाय क्या है? त्रिलोकनाथ ने गंभीर नजरों से उसे देखा। अब उसकी आवाज में क्रोध नहीं था, बस एक भयानक सच छिपा था। मुक्ति आसान नहीं, क्योंकि वो आत्मा बदला चाहती है और बदला तेरे खून से जुड़ा है। ये सुनते ही सरपंच के होंठ सूख गए। मतलब? जब तक तू अपने पूर्वजों के पापों को स्वीकार नहीं करता, उनके किए गए अन्याय को ठीक नहीं करता, ये आत्मा शांति नहीं पाएगी। तो मुझे क्या करना होगा त्रिलोकनाथ? फिर त्रिलोकनाथ आगे बोला, इस हवेली की नींव के नीचे उस आत्मा का परिवार दफन है। उन्हें उचित संस्कार दिए बिना आत्मा कभी नहीं रुकेगी। क्या तुम तैयार हो? अगर यही सही है तो मैं अपने पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करूंगा। फिर त्रिलोकनाथ ने सही विधि से उनका अंतिम संस्कार कराया। तभी आसमान से अचानक एक हल्की सुनहरी रोशनी नीचे उतरी और हवेली का माहौल वर्षों बाद पहली बार शांत हो गया।